हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सरकार, चैप्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, छोटा सा चैप्टर है सर, छोटा सा टॉपिक है सर। सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन नंबर 50 सर, पेमेंट ऑफ टैक्स। सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। सर, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये आपका काइंड ऑफ ई वॉलेट है। इसके अंदर जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है उसका मोड ऑफ डिपॉजिट दे रखा है सर। सबसे पहली बात, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, थ्रू क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी कर सकते हो सर, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो सर, आरटीजीएस और एनईएफटी भी कर सकते हो। एंड ओवर द काउंटर अगर आपको पे करना है तो 10,000 रुपये पर चालान पर टैक्स पीरियड आप पे कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते ऑफलाइन अगर आपको बैंक में पे करना है तो। क्लियर, डन। अच्छा, मैनुअल चालान बंद हो गए सर। सर, मैनुअल या फिजिकल चालान अभी नहीं होते हैं, सारा जो भी चालान होंगे वो ऑनलाइन होंगे सर। आपको अपने पोर्टल पे जाके जब जीएसटी का आप टैक्स पेमेंट करना होगा आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। एक तरह से आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। और उसके बाद जब आप लायबिलिटी पे करते हो सर, रिटर्न जब फाइल करते हो तब ऑफसेट द लायबिलिटी, तो लायबिलिटी पे करते वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और सर जो बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उसको यूज करके आप टैक्स पे कर सकते हो और उसके बाद ही आपका रिटर्न सबमिट हो पाएगा। तो सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए आपको चालान फिल करना पड़ता है। अब चालान के अंदर ध्यान देना बेटा, मेजर हेड सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अच्छा, जहां जहां मैं एसजीएसटी बोलूं वहां अगर आप यूनियन टेरिटरी मतलब यूटीजीएसटी सर। ओके, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये हो गए आपके क्या मेजर हेड। अब इसमें माइनर हेड क्या क्या है सर? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर ड्यूज। सर, अब आपको जब चालान फिल करना होता है तब मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज आपको अमाउंट फिल करना पड़ेगा एंड आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा। चालान जनरेट करने के बाद ये 15 डेज तक वैलिड रहता है सर। आप 15 दिन के अंदर कभी भी चाहे तो पेमेंट इसके अंदर डाल सकते हो, चालान आपका सेव रहेगा। क्लियर। अब आपने वो चालान फिल करके मान लो पेमेंट कर दिया, अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जिस हेड में सर, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जिस मेजर हेड के जिस माइनर हेड में आपका पेमेंट क्रेडिट पड़ा है, आप उसको किसी और मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में आप यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट सेम मेजर हेड के अदर माइनर हेड में भी आप यूज नहीं कर सकते। पर गवर्नमेंट ने सर ट्रांसफर ऑफ फंड्स अलाउ किया है सर। आप किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड का कोई भी फंड का अमाउंट, कितना भी अमाउंट सर जो उसमें ऑलरेडी है, उसका किसी भी दूसरे मेजर हेड के, इनफैक्ट सेम मेजर हेड के भी किसी भी माइनर हेड में आप ट्रांसफर कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या सर आईजीएसटी हो या सेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मेजर हेड का किसी भी माइनर हेड में कोई भी फंड पड़ा है, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपका ही फंड है एंड आप इसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग फॉर्म नंबर पीएमटी जीएसटी पीएमटी 09। क्लियर। अच्छा, अगर मान लो आपने आईजीएसटी से फंड ट्रांसफर किया है कहां पर, एसजीएसटी में, तो उतना सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा आईजीएसटी अकाउंट से निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा सेम सेक्शन फॉर एसजीएसटी। मान लो एसजीएसटी से फंड निकाल के आपने आईजीएसटी में डाला है, तो सर उस स्टेट गवर्नमेंट को फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेंगे। क्लियर, डन। अब सर एक और बात, ये हो गया इंटर गवर्नमेंट अकाउंट फंड ट्रांसफर के बारे में बात कर ली मैंने आपसे। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आपको यूज करना है। सबसे पहली बात, ये ऑलरेडी हम आईटीसी पढ़ चुके बेटा। सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के केस में आईजीएसटी का आईटीसी, ये जो टेबल दे रखा है, आईजीएसटी का आईटीसी आपको सबसे पहले कंज्यूम करना पड़ेगा सर। आईजीएसटी का आईटीसी कंज्यूम होने के बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को आप यूज कर सकते हो। आईजीएसटी के आईटीसी को सबसे पहले यूज करना पड़ेगा आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। उसके बाद अगर बैलेंस बच गया आईजीएसटी का आईटीसी का, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन आप यूज कर सकते हो, सो दैट आपकी मिनिमम कैश आउटफ्लो लायबिलिटी बने। सर फिर आता है क्या, सीजीएसटी का आईटीसी, सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर आईजीएसटी में काम आएगा। सर, एसजीएसटी का आईटीसी पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद आईजीएसटी के आईटीसी को पे करने में काम आएगा। सेम इज द केस विद यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी पहले यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद आईजीएसटी में काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले आपको आईजीएसटी का आईटीसी कंज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए ध्यान देना बेटा, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आप आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे और उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आप आईटीसी यूज कर पाएंगे। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा लायबिलिटी पे करने के लिए आईजीएसटी की, फिर सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आप आईजीएसटी का आईटीसी, क्योंकि आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले कंज्यूम करना है, उसके बाद आप सीजीएसटी का आईटीसी यूज कर सकते हो। सेम इज द केस विद एसजीएसटी। एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आप आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे, उसके बाद आप एसजीएसटी का आईटीसी यूज कर सकते हो। भारत माता की जय। प्लस गवर्नमेंट को पावर दे रखा है सर सॉरी, प्लस गवर्नमेंट ने बात कही हुई है कि अगर मान लो आपने कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपने मान लो टैक्स पे किया था 100 रुपये, 100 में 60 आपने आईटीसी के थ्रू पे किया था और 40 थ्रू कैश लेजर के थ्रू पे किया था। अगर आपने सर, अब आपको मान लो उस 100 का रिफंड मिल रहा है या 100 में से मान लो 50 का रिफंड मिल रहा है किसी वजह से, तो सर जिस प्रोपोर्शन में आपने
आईटीसी को यूज किया था और कैश के थ्रू पे किया था, उसी प्रोपोर्शन में आपको रिफंड मिलेगा। मतलब सर मान लो 100 का पूरे का रिफंड मिल रहा है, तो 60 विल बी क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और 40 विल बी क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। पर हाँ, जीरो रेटेड सप्लाई अगर है तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में तो पूरा ही आपको कैश में ही रिफंड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर, डन। तो पर अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई के केस में क्या है, अगर मान लो आपको रिफंड मिल रहा है तो जितना प्रोपोर्शन, मान लो 50 रुपये का रिफंड मिल रहा है, तो जिस प्रोपोर्शन में आपने टैक्स पे किया था थ्रू क्रेडिट लेजर, उतना प्रोपोर्शन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4A। सर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, सर किस मैनर में आपको लायबिलिटी पे करनी है, किस ऑर्डर में डिस्चार्ज करना। सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स लायबिलिटी एंड अदर ड्यूज आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स एंड अदर ड्यूज। फिर उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का टैक्स लायबिलिटी एंड अदर ड्यूज पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 73 74 का कोई ड्यू बाकी है तो आपको पे करना पड़ेगा। एंड सर ई लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है, सर कोई भी लायबिलिटी को पे करने में काम ले सकते हो, भले वो टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, लेट फी हो, अदर सम हो, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, उस रेस्पेक्टिव मेजर हेड के रेस्पेक्टिव माइनर हेड में उतना अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो आप चाहे तो फंड ट्रांसफर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 09 के थ्रू बेटा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह के लिए कभी भी क्रेडिट काम नहीं आती, आपको पता है सर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जो भी आपकी लायबिलिटी रेस्पेक्टिव मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज, उसको आपको पे करना पड़ेगा इधर थ्रू सर कैश लेजर और टैक्स की लायबिलिटी को क्रेडिट लेजर के थ्रू आप पे कर सकते हो बच्चों। माहौल सरकार, आइए सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। सर बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। इंटरेस्ट की बात कब आएगी, अगर आपने टैक्स का पे करने में लेट किया है, आपने भली फुल भली पूरा अमाउंट लेट पे किया या पार्टली अमाउंट लेट पे किया, या फिर आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली, अनड्यू आईटीसी क्लेम कर लिया, फिर आपने एक्सेस आईटीसी रिडक्शन कर लिया थ्रू क्रेडिट नोट, आपने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया जबकि रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिवर्स नहीं किया। सर पहली बात, इन दोनों केस में रेट ऑफ टैक्स इज 24%, ध्यान देना। बाकी सारे केस में रेट ऑफ टैक्स इज 18%। इन दोनों स्पेसिफिकली इन दोनों केसेस में रेट ऑफ टैक्स इज 24%। और 24% कब से, जिस दिन आपने वो अनड्यू एक्सेस आईटीसी क्लेम किया था या अनड्यू एक्सेस आईटीसी लायबिलिटी आपकी रिड्यूस कर दी थी, उस दिन से लेके जब आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ पे ये अमाउंट वापस गवर्नमेंट को पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से 24% पर annum। पर बाकी सारे केस में 18% पर annum है। 18% कब से, जिस महीने की लायबिलिटी थी उस महीने का जो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स आता है सर, उसके नेक्स्ट डे से लेकर जब आप पे करेंगे इस अमाउंट को तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 18% पर annum। पर बहुत सुंदर बात ये कही है, जैसे मान लो आपकी लायबिलिटी कितनी, लायबिलिटी मान लो 1 लाख की, 1 लाख में से 70,000 का मान लो आपके पास आईटीसी था एंड 30,000 का आपके पास लायबिलिटी पे करना था कैश के थ्रू। अब पॉइंट आता है क्या, आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो पूरे 1 लाख पे करना है या आपको केवल नेट जो पेबल है इन कैश उसी पे करना है, क्योंकि 70 का तो ऑलरेडी आपके पास आईटीसी था। तो आंसर क्या है भाइयों, सर दिल थाम के सुनना, यहां पे लिखा है क्या, अगर आपने जो रिटर्न फाइल किया, जिस महीने का लायबिलिटी था उस महीने का जो रिटर्न फाइल किया, उस रिटर्न के अंदर आपने वो ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया, बस रिटर्न फाइल करने में आप लेट हो गए, मतलब टैक्स पे करने में लेट हो गए, तो ऐसे केस में जो नेट टैक्स पेबल इन कैश है, जो इस एग्जांपल में 30,000 रुपये है, केवल इसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर अगर मान लो आपने रिटर्न फाइल कर दिया और उसमें वो ट्रांजैक्शन डिक्लेयर नहीं किया, जनवरी महीने का रिटर्न था, आपने वो रिटर्न फाइल कर दिया टाइमली, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें 2 ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करना रह गया, जो आपने डिक्लेयर किया कब, सर मान लो जुलाई महीने में जाके। अब जुलाई महीने में आप अगर वो टैक्स पे कर रहे हो तो वहां पर जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, मतलब फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल ले लो, 1 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum। सर पर अगर आप जनवरी का रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए तो जुलाई में रिटर्न फाइल किया, तो ऐसे केस में जो जनवरी महीने का लायबिलिटी था 1 लाख और उस टाइम पे अगर आपके पास 70,000 क्रेडिट था तो नेट 30,000 जो टैक्स पेबल इन कैश है उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड एक और एक्सेप्शन क्या है सर, अगर कोई टैक्स पेबल है आपको थ्रू सेक्शन नंबर 73 या 74 का प्रोसीडिंग शुरू हो गया और उसके थ्रू अगर आपको कोई टैक्स पे करने की लायबिलिटी आई, तो ऐसे केस में आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो केवल सर इंटरेस्ट पे करना है वो पूरे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। वहां पर सर ये 30,000 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब पूरे 1 लाख पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस एग्जांपल के अंदर। क्लियर, भारत माता की जय। इसी के साथ इंटरेस्ट का पॉइंट खत्म होता है। अब ये सर किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। मैंने मेन बुक के अंदर कॉन्सेप्चुअल बुक में आपको एग्जांपल भी दे रखे, सर उस क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ऑल द बेस्ट माहौल। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब सरकार क्या लिखा है पढ़ लीजिए दिल थाम के, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से नहीं हार जाओ। सर किसी में ताकत नहीं वो आपको हरा दे। ऑल द बेस्ट, पूरा दम लगा दो, माहौल बना दो एंड सर खुश होकर पढ़ाई करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू लॉट, बाय बाय।